हेलो गाइस, वेलकम टू रोज का सवेरा। डिस्कस करेंगे 18 नवंबर के करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में पहले जनजातीय खेल सम्मेलन का समापन हुआ है? तो ये पहले हैं जनजातीय, इसलिए इंपोर्टेंट हो जाएंगे। प्रथम नियुक्ति या प्रथम पुरस्कार या पहले जनजातीय खेल हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये लद्दाख में आयोजित किए गए, लद्दाख में इनका समापन हुआ है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लद्दाख जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी है। और ये यूनियन टेरिटरी कब बना था? ये तो 31 अक्टूबर 2019 को, 31 अक्टूबर 2019 को ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें मुख्य रूप से दो जिले हैं, लेह और कारगिल। और लेह जो कि इसकी राजधानी भी है, और दूसरा इसमें कारगिल जिला, और कैपिटल क्या है इसकी? लेह। इसके अलावा लद्दाख से संबंधित एक फैक्टर बताते हैं। लद्दाख का जो स्टेट एनिमल है वो एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है, तो स्नो लेपर्ड है, जिसे कि हिम तेंदुआ भी कहते हैं। लद्दाख में पहली बार आयोजित जनजातीय खेल सम्मेलन का हाल ही में समापन हुआ है, जिसमें 200 से अधिक जनजातीय एथलीटों ने भाग लिया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो लद्दाख से दूर दराजों के क्षेत्र में पारंपरिक जनजातीय खेलों को बढ़ावा देना और स्थानीय एथलीटों को प्रतिभा को निखारना। इसका महत्व क्या है? तो यह आयोजन लद्दाख में जनजातीय खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने और राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बाली यात्रा महोत्सव 2025 कहां प्रारंभ हुआ है? तो बाली यात्रा महोत्सव काफी महत्वपूर्ण महोत्सव है, प्रतिवर्ष ओडिशा में मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और आज हम ओडिशा को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो यह महोत्सव हर साल कार्तिक पूर्णिमा जो कि अक्टूबर नवंबर में अक्सर पड़ती है के शुभ दिन से शुरू होता है। इसका आयोजन कहाँ? तो ओडिशा के कटक शहर में, ओडिशा के कटक शहर में, जो कि महानदी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है कटक? तो महानदी नदी के किनारे स्थित है ये। ओडिशा के कटक शहर में महानदी के किनारे स्थित गड़गाड़िया घाट पर होता है। इसका ऐतिहासिक महत्व भी देखते हैं। तो यह प्राचीन कलिंग, ओडिशा का प्राचीन नाम क्या है? तो ओडिशा को प्राचीन इतिहास में या प्राचीन समय में कलिंग के नाम से जानते थे। और कलिंग युद्ध कब हुआ था अगर आपसे पूछ लिया है? तो कलिंग युद्ध जो कि सम्राट अशोक ने लड़ा था 261 बीसी में। इंपोर्टेंट डेट है ये 261 बीसी, कलिंग युद्ध से संबंधित। तो इसके बारे में जानते हैं। यह महोत्सव प्राचीन कलिंग जो कि वर्तमान ओडिशा के साहसी व्यापारियों की समुद्री यात्राओं पर है। वो यात्री कहाँ गए? तो बाली, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो और बर्मा। बाली, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो ये सभी इंडोनेशिया के द्वीप हैं। और बर्मा जो कि वर्तमान म्यांमार है, और श्रीलंका जैसे दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ उनके समुद्री व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों की याद में मनाया जाता है। इसमें प्रमुख अनुष्ठान भी देखते हैं। तो यह उत्सव मुख्य अनुष्ठान बोईता वंदना है इसके, बोईता वंदना, जिसमें लोग प्राचीन व्यापारियों की यात्राओं के प्रतीक के रूप में केले के तने या कागज से बनी छोटी नौकाओं को नदियों या जल के निकायों में प्रभावित करते हैं। उड़ीसा से संबंधित और त्योहार भी जानते हैं, जैसे जगन्नाथ रथ यात्रा काफी फेमस है ये। यह उड़ीसा का सबसे बड़ा और विश्व प्रसिद्ध त्योहार है। यह हर साल कहाँ आयोजित होता है? तो पुरी में, उड़ीसा के पुरी में आयोजित किया, जहां भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा, इन तीनों की मूर्तियों को बड़े बड़े रथों में बिठाकर गुंडचा मंदिर तक ले जाया जाता है। इसके अलावा कोडाक नृत्य महोत्सव काफी फेमस है। यह प्रसिद्ध कोडाक सूर्य मंदिर की पृष्ठभूमि में आयोजित किया जाता है। अच्छा, कोडाक सूर्य मंदिर किसने बनवाया था और कब बना था? ये क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। तो ये 13वीं शताब्दी में गंग वंश के एक राजा थे जिनका नाम था नरसिंह देव प्रथम। नरसिंह देव प्रथम याद रखना, ये प्रथम भी याद रखना, क्यों नरसिंह देव द्वितीय भी ऑप्शन में होते हैं, प्रथम भी ऑप्शन में होते हैं। तो ओडिशा का कोडाक सूर्य मंदिर 13वीं शताब्दी में नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। तो कोडाक नृत्य महोत्सव ओडिशा का प्रसिद्ध कोडाक सूर्य मंदिर की पृष्ठभूमि में आयोजित होने वाला एक शास्त्रीय नृत्य महोत्सव है, जो भारतीय नृत्य कलाओं को समर्पित है। इसके अलावा यहाँ का कलिंग महोत्सव भी काफी प्रसिद्ध है। यह वार्षिक मार्शल आर्ट महोत्सव है, जो ओडिशा के पारंपरिक योद्धा इतिहास को दर्शाता है। इसमें विभिन्न पारंपरिक कलाओं और खेलों का प्रदर्शन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ का नुआखाई त्योहार भी काफी प्रसिद्ध है। ये सभी स्टैटिक जीके का पार्ट है। स्टैटिक जीके क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में ज्यादा पूछे जाए, इसलिए हमने आज पूरा उड़ीसा को विस्तृत रूप से पढ़ रहे हैं। तो नुआखाई यह पश्चिम उड़ीसा में मनाया जाने वाला, उड़ीसा के मनाया जाने वाला एक फसल त्योहार है।
इस दिन नई फसल का चावल किस सबसे पहले देवी देवताओं को अर्पित किया जाता है और लोग एक साथ मिलकर भोजन करते हैं। इसके अलावा छत्र यात्रा, ये भी काफी महत्वपूर्ण यहाँ का त्योहार है। यह भवानीपटना में देवी माणिकेश्वरी को समर्पित एक वार्षिक उत्सव है जिसमें भव्य जुलूस और पारंपरिक नृत्य शामिल होते हैं। इसके अलावा एक यहाँ का महोत्सव और रह जाता है जिसका नाम है शीतल षष्ठी। यह भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह का उत्सव है जो संबलपुर में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो ये उड़ीसा के हो गए प्रमुख त्योहार। एक बार फिर से रिवाइज कराते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा, कोडाक नृत्य महोत्सव, बाली यात्रा, कलिंग महोत्सव, नुआखाई महोत्सव, छत्र यात्रा और शीतल षष्ठी, ये प्रमुख त्योहार हैं। इसके अलावा उड़ीसा के नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लेक्स भी देखते हैं। तो भीतरकनिका नेशनल पार्क, ये उड़ीसा का फेमस नेशनल पार्क है। क्यों? क्योंकि खारे पानी के मगरमच्छों की सबसे बड़ी आबादी के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा यह मैग्रोव पारिस्थितिक तंत्र के लिए भी जाना जाता है जो कि एक रामसर साइट भी है। इसके अलावा यहाँ पे सिमलीपाल नेशनल पार्क भी स्थित है। एक हो गया भीतरकनिका नेशनल पार्क, सेकंड है सिमलीपाल नेशनल पार्क। यह उड़ीसा का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, सिमलीपाल नेशनल पार्क। और एक टाइगर रिजर्व भी है ये अपनी टाइगर की आबादी और सुंदर झरनों, जैसे इसमें कौन कौन से झरने, तो जोरंडा झरना और बरही पानी झरना के लिए जाना जाता है। यह यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व का भी हिस्सा है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, या आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे यूनेस्को का हेडक्वार्टर। इसके अलावा यहाँ पे नंदकानन चिड़ियाघर भी स्थित है जो अपने व्हाइट टाइगर यानी सफेद बाघों की सफारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। याद रखना यहाँ पे व्हाइट टाइगर पाए जाते हैं इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है नंदकानन चिड़ियाघर। यह भुवनेश्वर के पास स्थित है, भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा की राजधानी है। और यहाँ कंजिया झील से घिरा हुआ है ये नंदकानन चिड़ियाघर। इसके अलावा यहाँ पे सतकोशिया टाइगर रिजर्व भी है जो कि महानदी के तट पर स्थित है, महानदी नदी के तट पर स्थित है। यह सुंदर सतकोशिया गोर्ज के लिए जाना जाता है और हाथियों और मगरमच्छों का निवास स्थान भी है। उड़ीसा की प्रमुख लेक्स भी देखते हैं, जैसे यहाँ की चिल्का झील जो कि काफी प्रसिद्ध है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झीलों में से भी एक है। यह प्रवासी पक्षियों के लिए प्रमुख गंतव्य है और भारत की पहली रामसर साइट है ये, क्योंकि प्रथम रामसर स्थल है इसलिए इंपोर्टेंट हो जाएगा, भारत का प्रथम रामसर स्थल है ये। इसके अलावा यहाँ पे नलवाना पक्षी अभयारण्य भी है जो इसी झील के भीतर स्थित है। इसके अलावा उड़ीसा में अंशुपा लेक भी स्थित है। अंशुपा झील यह उड़ीसा की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। यह महानदी नदी के बाएं किनारे पर स्थित कटक जिले में स्थित है। कटक जो कि महानदी के किनारे स्थित है और अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानी जाती है। इसके अलावा यहाँ पे कांजिया झील भी है। कंजिया झील यह नंदकानन चिड़ियाघर के पास स्थित है और चिड़ियाघर के पारिस्थितिक तंत्र का एक अभिन्न अंग है। ओडिशा के नेशनल पार्क, लेक्स एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं। तो ओडिशा में मुख्य रूप से भीतरकनिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क, नंदकानन चिड़ियाघर और सतकोशिया टाइगर रिजर्व और लेक तो चिल्का लेक है जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। इसके अलावा ओडिशा में अंशुपा झील और कंजिया झील भी स्थित है। ओडिशा जिसकी सीमा किन किन भारतीय राज्यों से स्पर्श होती है, तो पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से इसकी सीमा स्पर्श होती है। याद रखना उड़ीसा की सीमा तेलंगाना से स्पर्श नहीं होती है। अक्सर ऑप्शन में तेलंगाना भी दिया होता तो तेलंगाना से उड़ीसा की सीमा स्पर्श नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 17वां इंडिया गेम डेवलपर सम्मेलन कहां शुरू हुआ है, तो ये चेन्नई में हुआ। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु सरकार ने राज्य को एक रचनात्मक प्रौद्योगिकी केंद्र बनाने की दृष्टि से गेमिंग, एनिमेशन और डिजिटल मनोरंजन को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका फोकस क्षेत्र जानते हैं, तो सम्मेलन का फोकस नवाचार, निवेश, एआई, एकीकरण, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, गेमिंग, स्पोर्ट्स इकोसिस्टम के विकास पर था। तो इस सम्मेलन पर गेम डेवलपर एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित किया गया है ये। और भारत मंडप की भागीदारी के बारे में जानते हो, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया जिसका उद्देश्य वैश्विक मीडिया मनोरंजन उद्योग को ध्यान में भारत की ओर आकर्षित करना है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना सूचना और प्रसारण मंत्री वर्तमान में कौन है, ये आज हमारा तीसरा क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में आप इनके आंसर दीजिए कि सूचना और प्रसारण मंत्री वर्तमान में कौन है। इसके अलावा भारत गेमिंग हब के रूप में उभरने की दिशा में अग्रसर है जिसका अनुमान है भारत
गेमिंग बाजार 2025 तक 5 बिलियन तक पहुंच जाएगा, $5 बिलियन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में आयोजित 30वें भारतीय उद्योग परिसंघ साझेदारी शिखर सम्मेलन का मेजबान शहर कौन सा है? तो ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आयोजित हो रहा है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 30वां भारतीय उद्योग परिसंघ साझेदारी शिखर सम्मेलन 14 और 15 नवंबर 2025 तक आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आयोजित किया जाएगा। यह 2 दिवसीय आयोजन का उद्घाटन कौन करेंगे? तो उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, जो कि वर्तमान भारत के 15वें उपराष्ट्रपति हैं। तो उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे इसमें। यह आयोजन सीआईआई द्वारा भारत सरकार के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग और आंध्र प्रदेश सरकार की साझेदारी में किया गया था। आंध्र प्रदेश इसकी मेजबानी चौथी बार कर रहा है। आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री एन चंद्रबाबू नायडू हैं और राज्यपाल यहाँ के श्री एस अब्दुल नजीर हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण हैं, जिन्हें के पावर स्टार के नाम से भी जाना जाता है, पवन कल्याण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकर संक्रांति के अवसर पर उत्तर प्रदेश के खीरी, जिसे लक्ष्मीपुर खीरी भी कहते हैं, लखीमपुर खीरी में कौन सा मेला आयोजित किया जाता है? तो इसमें गोला गोकर्णनाथ मेला आयोजित किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। यह मुख्य रूप से महाशिवरात्रि के पर्व पर आयोजित होता है, लेकिन इसका आयोजन हिंदू महीने के फागुन में होता है और यह लगभग 1 महीने तक चलता है। इस मेले का केंद्र गोकर्णनाथ मंदिर है, जिसे छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में पूछा जाता है कि छोटी काशी के नाम से किसे जाना जाता है? तो छोटी काशी के नाम से लक्ष्मीपुर खीरी में स्थित गोला गोकर्णनाथ मंदिर को जाना जाता है, छोटी काशी के नाम से। और हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने इसे स्टेट फेयर यानी राज्य मेले का दर्जा भी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2027 तक अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा से चलने वाला एआई डेटा सेंटर बनाने के लिए किसके द्वारा प्रोजेक्ट सनकैचर लॉन्च किया गया है? तो ये गूगल के द्वारा लॉन्च किया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस परियोजना का नाम क्या है? तो प्रोजेक्ट सनकैचर। इसका उद्देश्य पृथ्वी पर एआई की बढ़ती ऊर्जा मांगों को पूरा करने के लिए अंतरिक्ष और सौर ऊर्जा संचालित एआई डेटा सेंटर स्थापित करना। और इसके प्रक्षेपण का लक्ष्य क्या है? 2027 की शुरुआत में 2 प्रोटोटाइप उपग्रह लॉन्च करने की योजना है 2027 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यटन विभाग की पहली महिला महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये संयुक्त राष्ट्र पर्यटन की पहली हैं, तो ये इंपोर्टेंट हो जाएंगी। ये शेखा नासिर अल नोसेफ। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ये यूएई से संबंधित है, संयुक्त अरब अमीरात से। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है संयुक्त राष्ट्र पर्यटन विभाग का हेडक्वार्टर कहां पे स्थित है। ये आज का 4th क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में ब्रह्मास्त्र अभ्यास किया गया है? तो ये गुजरात में किया गया है, हाल ही में पाकिस्तान बॉर्डर पर रण और क्रीक सेंटर पर। इसका उद्देश्य भूमि, समुद्र और वायु एकीकृत क्षमताओं को परीक्षण करना और संयुक्त युद्ध की तैयारी करना है। यानी कि भारत की थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास है। यह एक बड़ी त्रिसेवा ट्राई सर्विस अभ्यास त्रिशूल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। जो हमारा त्रिसेवा अभ्यास होता है उसे किस नाम से जानते हैं? त्रिशूल। तो इस अभ्यास में भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय तटरक्षक बल, इंडियन कोस्ट गार्ड और सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ और नागरिक प्रशासन ने समन्वय के साथ भाग लिया है। भारतीय सेना की दक्षिण कमान ने इसका नेतृत्व किया है। यह मैप में गुजरात जो कि भारत की सबसे अधिक तटीय सीमा वाला राज्य है। यह कच्छ जिला है और गुजरात की राजधानी क्या है? अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिम्स्टेक भारतीय समुद्री अनुसंधान नेटवर्क के पहले द्विवार्षिक सम्मेलन की मेजबानी किस राज्य में होगी? तो इसकी मेजबानी केरला कर रहा है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, केरल का कोची शहर। तो 4 से 6 नवंबर 2025 तक इसकी मेजबानी की गई। इसका उद्देश्य क्या है? बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में नीली अर्थव्यवस्था यानी ब्लू इकोनॉमी सहयोग, सतत मत्स्य पालन, समुद्री पारिस्थितिक तंत्र, स्वास्थ्य और महासागर अवलोकन में अनुसंधान सहयोग को मजबूत करना। इस पहल की शुरुआत की घोषणा पहली बार पीएम नरेंद्र मोदी ने 2022 में कोलंबो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान की थी
और इसे आधिकारिक तौर पर 2024 में विदेश मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। बिम्स्टेक के बारे में भी जानते हैं। तो बिम्स्टेक जिसकी फुल बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। इसकी स्थापना 1997 में हुई थी, 6 जून 1997 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ढाका, बांग्लादेश में इसका हेडक्वार्टर है। वो इसके वर्तमान सदस्य कितने? तो 7 इसके सदस्य हैं। भारत, बांग्लादेश, नेपाल, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, थाईलैंड और म्यांमार। याद रखना इसका सदस्य म्यांमार है, ना कि मालदीव। अक्सर ऑप्शन में मालदीव भी दिया होता है, तो कंफ्यूज नहीं हो। मालदीव सार्क का सदस्य है और बिम्स्टेक म्यांमार है, वो बिम्स्टेक का सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अपना पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप लॉन्च किया है? तो ये भारत ने लॉन्च किया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत की आईआईटी बॉम्बे में प्री केस्ट ग्रुप के शोधकर्ताओं द्वारा इसे विकसित किया गया है। यह विकास विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का एक हिस्सा है। यह माइक्रोसॉफ्ट हीरे में नाइट्रोजन रिक्ति केंद्रों का उपयोग करके काम करता है, जिसमें कमरे के तापमान पर भी उच्च रिजोल्यूशन इमेजिंग संभव होती है। इस तकनीक का उपयोग न्यूरोसाइंस, तंत्रिका विज्ञान, सामग्री अनुसंधान और सेमीकंडक्टर चिप्स के परीक्षण जैसे क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। इसे नई दिल्ली में आयोजित इमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव के दौरान लॉन्च किया गया था। यह हमारा प्यारा भारत। तो भारत से संबंधित भी कुछ फैक्ट बताते हैं, जैसे भारत का एरिया। तो भारत का एरिया कितना है, ये आपको याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यानी किलोमीटर स्क्वायर। 32,87,263, ये आपको याद कर लेना है, रट लेना है बिल्कुल। जो कि विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4%, 2.4% है। इसके अलावा भारत की जो कोस्ट लाइन है वो भी अपडेट हो गई है, तो ये भी आपको याद रखनी है। कोस्ट लाइन तो ये कितनी है? 11,099 किलोमीटर, ये भारत की कोस्ट लाइन है। तो भारत की कोस्ट लाइन एरिया और भारत का क्षेत्रफल, ये भी फैक्ट याद रखने हैं। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, 7th। तो क्लास अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और जो मैंने क्वेश्चन पूछे उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।